आपकी इनलाइन, दूसरी होती है आपकी इंटरनल और तीसरी होती है आपकी एक्सटर्नल। ठीक है, तो इनलाइन हम किसको बोलते हैं? इनलाइन मतलब जो आपका टैग है, आप उसी टैग के अंदर जब आप स्टाइल लिखते हो और प्रॉपर्टी अप्लाई करते हो, ठीक है, तो इस पर्टिकुलर ऐसा ये जो फॉर्मेट है लिखने का, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनलाइन स्टाइल शीट। इनलाइन क्यों बोला जाता है? क्योंकि जहाँ पे आपका टैग है, ठीक है, वहीं पे हम CSS भी लिख रहे हैं। जस्ट अ मिनट। हेलो, हाँ बोलना, क्या हुआ? मिल सकता है ना, चलिए ना। ठीक है ठीक है, वर्क फ्रॉम होम कर ले, कोई इशू नहीं है। हाँ, कौन से सर से? मैं बता दूंगा, टेंशन मत लो। हाँ, ठीक है। सो हेलो, मेरा वॉइस आ रहा है ना आपको? हेलो, प्राजक्ता आवाज़ आ रही क्या मेरी? हाँ यस सर। सर। ओके, हाँ सर। ठीक है। अगर नहीं आता है तो व्हाट्सएप के ग्रुप पे मैसेज डाल देना, क्योंकि आज ये थोड़ा इंटरनेट का इशू चल रहा है, तो मोबाइल से कनेक्ट किया, है ना? या सो हमने देखा था इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल, ठीक है। अब इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था वो था फॉर्म। तो ये तीन मैंने कवर अप करा दिया था, और ये नोट्स के फाइल में आपका पूरा कोड लिखा हुआ है, ठीक है। सो अभी हम लोग आगे का जो चीज़ पढ़ने वाले हैं दैट इज़ फॉर्म। अब क्या होता है, ये जो फॉर्म है HTML में, ये HTML में लिखने का तरीका अलग होता है, और जब हम लोग रिएक्ट पढ़ते हैं या कोई भी फ्रेमवर्क पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखने का तरीका अलग होता है, ठीक है। अब फॉर्म मतलब हमने बहुत सारी वेबसाइट्स देखी है जिसमें इनपुट्स यूज़ किए जाते हैं, कहीं पे यूज़र नेम लिया जाता है, कहीं पे कैलेंडर डेट लिया जाता है ना। अब जब अपने को फॉर्म क्रिएट करना है तो हमारा जो टैग है वो है फॉर्म टैग, ठीक है। इस टैग का कुछ आउटपुट नहीं आता। मैं अगर इसको रिफ्रेश करूँगा आपको कुछ भी आउटपुट नहीं मिलेगा, दिस इज एम्प्टी, ठीक है। तो ये टैग है एज अ कंटेनर टैग। जब भी हमको कोई भी एलिमेंट क्रिएट करना है तो हम लोग इसके अंदर लिखते हैं इनपुट, ठीक है। HTML5 क्या बोलता है, जो टैग ओपन हुआ है वही टैग क्लोज भी होना चाहिए, ठीक है। अगर अभी आप लेटेस्ट फ्रेमवर्क में सिर्फ ऐसा लिखोगे, इनपुट को ओपन कर दिए पर इसका क्लोजिंग नहीं दिए, क्योंकि इनपुट का ना इनपुट ओपन और क्लोजिंग अलग अलग नहीं होता, ऐसे टैग को हम लोग क्या बोलते हैं? एम्प्टी टैग। एम्प्टी टैग मतलब जिनका ओपनिंग तो है पर क्लोजिंग नहीं है, ये होते हैं आपके एम्प्टी टैग, ठीक है। तो एम्प्टी टैग को कैसे क्लोज किया जाता है? आखिरी में आप लोग लिखते हो स्लैश, ठीक है। तो मैं जैसे ही सेव करता हूँ, आप यहाँ पे देखोगे आपको एक इनपुट बॉक्स मिल रहा है, ठीक है। तो दिस बॉक्स, ठीक है, दिस बॉक्स ये क्या है? आप यहाँ पे अल्फ़ाबेट लिख सकते हो, आप यहाँ पे नंबर लिख सकते हो, आप यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर लिख सकते हो। तो बाय डिफ़ॉल्ट जब भी आप सिर्फ इनपुट देते हो, ठीक है, तो हमको जो मिलता है ये क्या मिलता है? टेक्स्ट बॉक्स। तो मैं इसको एक पैराग्राफ में डाल देता हूँ, तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखते हैं, लाइक दिस। तो ये हो गया आपका टेक्स्ट बॉक्स। अभी ग्रीन क्यों आ रहा है? क्योंकि ये ना इधर स्टाइल लगा हुआ है एक्सटर्नल। तो हमने ना उस दिन यहाँ पे देखो पैराग्राफ का कलर ग्रीन दिया था, तो ये ग्रीन आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट भी कर रहा है। तो अभी यहाँ पे जो CSS लगी हुई है वो आपकी कौन सी लगी है? एक्सटर्नल स्टाइल शीट, ठीक है। तो पहला आपका क्या हो गया? टाइप टेक्स्ट बॉक्स। तो फिर से इस कोड को कॉपी करता हूँ। ये जो आपका टैग है दिस वन, यहाँ पे हमने ना अभी कोई भी एट्रीब्यूट नहीं दिया। बाय डिफ़ॉल्ट जो एट्रीब्यूट होता है वो क्या होता है इसका? टाइप टेक्स्ट। जब आप ऐसे लिखोगे तो आपको आउटपुट में क्या मिलेगा? टाइप टेक्स्ट। तो यहाँ पे और यहाँ पे
दोनों जगह पे चीज़ें सेम है, ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे आप जो ऊपर लिखते हो वही आप नीचे भी लिख सकते हो, तो दोनों जो है वो सेम है। मतलब अगर आपने यहाँ पे सिर्फ इनपुट भी लिखा और टाइप टेक्स्ट नहीं भी लिखा तो भी आपका जो डिफ़ॉल्ट बॉक्स बनेगा वो क्या बनेगा, आपका टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। फिर से इसको डुप्लीकेट करते हैं। दूसरा बॉक्स कौन सा है, दूसरा बॉक्स है आपका ईमेल। तो ये HTML5 में टाइप आया है ईमेल। तो ईमेल लिखने का मतलब क्या है, ईमेल का मतलब क्या है कि यहाँ पे जब आप कोई भी चीज़ लिख रहे हो तो ये एक मेल आईडी होनी चाहिए। अगर ये मेल आईडी नहीं होती है तो ब्राउज़र क्या करेगा, आपको एक एरर थ्रो करेगा, ठीक है। तो वो एरर कैसे आता है, मैं पहले आपको एरर बताने के लिए एक बटन बना के दिखाता हूँ। इनपुट टाइप सबमिट की बटन बनाते हैं, ये बटन है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं ना सिर्फ ए लिख के छोड़ देता हूँ और सबमिट करता हूँ, तो देखो आपको एक पॉपअप आया। दिस पॉपअप इज कॉल्ड एज वैलिडेशन। ये क्या कर रहा है, वैलिडेट कर रहा है कि मेरा यूज़र जब इस डब्बे में कोई चीज़ लिख रहा है तो क्या वो ईमेल है क्या। तो ये कौन कर रहा है, ये HTML कर रहा है बाय डिफ़ॉल्ट। हमने यहाँ पे अभी एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट लगाना, अभी टॉपिक स्टार्ट नहीं किया जावास्क्रिप्ट का। पहले ये जो वैलिडेशन होते थे ये आपके जावास्क्रिप्ट से होते थे, बट अभी बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो HTML है वही वैलिडेशन करके देता है, ठीक है। रिफ़्रेश करता हूँ। पहले हम लोग इनपुट ही देखते हैं, ठीक है। तो अब इनपुट में देखेंगे, पहले हमने यहाँ पे एट्रीब्यूट यूज़ किया विच इज़ टाइप टेक्स्ट, और हमने आगे एक यहाँ पे कैरेक्टर लिखा हुआ है, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर के टेक्स्ट बॉक्स है करके। मैं यूज़र को बताना चाहता हूँ कि आपको इस इनपुट बॉक्स में क्या एंटर करना है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्लेस होल्डर। मैं इनपुट को बोल रहा हूँ प्लीज़ आप इसके अंदर यूज़र नेम लिखो। यूज़र नेम देखो इस इनपुट के अंदर आया यूज़र नेम, ठीक है। तो जब मैं यहाँ पे कुछ टाइप करने जाऊँगा तो वो गायब हो जाएगा, जब वो एम्प्टी होगा तो आ जाएगा। दिख रहा है। तो ये प्लेस होल्डर मतलब क्या होता है ना, प्लेस होल्डर एक टाइप का लेबल बोल सकते हैं कि ये यूज़र को बताता है कि आपको इस इनपुट बॉक्स में क्या एंटर करना है ना। तो इसीलिए सेकंड एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं हम लोग प्लेस होल्डर, ठीक है। प्लेस होल्डर के बाद में आपका थर्ड एट्रीब्यूट है विच इज़ वैल्यू। वैल्यू में मैं लिखता हूँ जॉन, ठीक है। रिफ्रेश। अब देखो जब भी मैं ये रिफ्रेश करूँगा ना, बाय डिफ़ॉल्ट आपको जॉन लिखा हुआ मिलेगा। तो वैल्यू क्यों यूज़ होता है कि जब भी मेरा पेज लोड हो तो बाय डिफ़ॉल्ट मेरे को कुछ वहाँ पे नाम लिखा हुआ रहना चाहिए, तो उस केस में हम लोग यूज़ करते हैं वैल्यू। तो हमारे पास में कितने एट्रीब्यूट हो गए, 3 एट्रीब्यूट हो गए। एक हो गया आपका टाइप, एक हो गया आपका प्लेस होल्डर, एक हो गया आपका वैल्यू, ठीक है। तो ये 3 एट्रीब्यूट है। उसके बाद में हमने कौन सा देखा, ईमेल। ईमेल में भी हम लोग सेम एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हैं, प्लेस होल्डर ईमेल, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ईमेल आ गया, मैं यहाँ पे हरीश लिखता हूँ @gmail.com, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ, कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग एक पेज से दूसरे पेज पे आ रहे हैं और यूज़र ने ना पहले ही ईमेल एंटर कर दिया है और हमको सेम ईमेल यहाँ पे भी चाहिए, बट मैं नहीं चाहता कि यूज़र उसको एडिट कर पाए, ठीक है। तो उस केस में यहाँ पे ना एक और फील्ड होती है आपकी डिसेबल्ड। तो मैं सिर्फ डिसेबल्ड लिखता हूँ और रिफ़्रेश करता हूँ। तो देखो यहाँ पे ना ये मेरे को एडिट भी नहीं करने दे रहा है, और मैं इस केस में क्या चाहता हूँ कि एक डिफ़ॉल्ट ईमेल वहाँ पे पहले से ही मौजूद रहे, ठीक है। सो डिफ़ॉल्ट ईमेल डालने के लिए जैसे हमने ऊपर वैल्यू एट्रीब्यूट का यूज़ किया है, तो हम लोग यहाँ पे भी वैल्यू लिखेंगे और एक डिफ़ॉल्ट ईमेल यहाँ पे डाल देंगे लाइक दिस। और जैसे ही मैं रिफ़्रेश करता देखो इसको मैं कितना भी क्लिक करूँ बट मैं इसको एडिट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि हमने क्या बोला, दिस इज़ फिक्स्ड।
यूज़र बाकी इन्फॉर्मेशन डाल सकता है बट वो ईमेल को चेंज नहीं कर सकता। ऐसा क्यों होता है ना, कभी होता है कि हम लोग को कोई एक यूनिक चीज़ दिखाना है यूज़र को, जैसे हम मेल आईडी यूनिक ले सकते हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं, ईमेल आईडी के बेसिस पे यूज़र को बाइफरगेट कर रहे हैं या फिर पता कर रहे हैं कि भाई ये ईमेल आईडी कौन से यूज़र की है। तो उस केस में हम लोग नहीं चाहते कि ये ईमेल आईडी एडिट हो, करेक्ट। तो जो डिसेबल्ड लिखा है ना, ये डिसेबल्ड इस टाइप से लिखा जाता है। अगर मैं डिसेबल्ड निकाल दूँ तो ये देखो अभी आप इसको एडिट भी कर सकते हो, दिख रहा है। अभी डिसेबल्ड लिखने के भी दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि आप डायरेक्टली डिसेबल्ड लिखो, है ना, अदरवाइज आप इसको डिसेबल्ड इक्वल्स टू डिसेबल्ड ऐसे भी लिख सकते हो। आउटपुट विल बी सेम, आउटपुट में कोई डिफरेंस नहीं है। आपने पहले डिसेबल्ड लिखा था नॉर्मल, फिर आपने एट्रीब्यूट और वैल्यू दोनों चीज़ लिख दी। पहले आपने सिर्फ एट्रीब्यूट लिखा है ना, अभी एट्रीब्यूट और वैल्यू दोनों चीज़ लिख दी। तो डिसेबल्ड इक्वल्स टू डिसेबल्ड, ठीक है। कभी कभी आपको यहाँ पे ना एक और चीज़ मिलेगा, जैसे हम लोग रिएक्ट पढ़ेंगे तो यहाँ पे ना ऐसा भी लिख के आता है कभी कभी जावास्क्रिप्ट में, इसको इस टाइप से लिखा जाता है लाइक दिस। बट ये HTML का सिंटेक्स नहीं है, ये हम लोग रिएक्ट और उसमें देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एरर तो कुछ नहीं दिखा रहा है, बट ये आपका जावास्क्रिप्ट में काम नहीं करता है ना। तो कभी कभी यहाँ पे रिएक्ट में हम लोग डिसेबल्ड इक्वल्स टू ट्रू एंड फॉल्स ऐसे भी वैल्यू यूज़ करते हैं, ठीक है। बट अभी के लिए आपको ध्यान में रखना है, आपको यहाँ पे क्या लिखना है, डिसेबल्ड इक्वल्स टू डिसेबल्ड लाइक दिस, ठीक है। तो आपका चौथा एट्रीब्यूट हो गया कौन सा, डिसेबल्ड, ठीक है। अब ईमेल के बाद में हमारा नेक्स्ट इनपुट है विच इज पासवर्ड, ठीक है। तो इनपुट टाइप पासवर्ड, ये आपका पासवर्ड आ गया। अब मैं यहाँ पे कोई भी चीज़ एंटर करता हूँ तो देखो आपको एक बुलेट फॉर्मेट में आ गया, ठीक है। ये आपका पासवर्ड, ठीक है। आप यहाँ पे भी प्लेस होल्डर दे सकते हो, यहाँ पे भी हम लोग दे सकते हैं प्लेस होल्डर पासवर्ड, ठीक है। ये आपका पासवर्ड हो गया। कुछ भी एंटर करोगे तो ये यूज़र को दिखाई नहीं देगा, ठीक है। फिर आई थिंक यहाँ पी को क्लोज करना पड़ेगा। फिर हम लोग जाते हैं यहाँ पे आप नंबर, ठीक है, इनपुट टाइप नंबर। अब जब मैं यहाँ पे इनपुट टाइप नंबर दूंगा तो यहाँ पे ना आप अल्फ़ाबेट एंटर नहीं कर सकते। अगर आप कीबोर्ड से अल्फ़ाबेट एंटर करने का ट्राई करोगे आप नहीं कर सकते, सिर्फ आपको अलाउड क्या है, नंबर। तो ये स्पेशल टाइप के नंबर। मैं चाहता हूँ कि यूज़र सिर्फ इंटीजर नंबर ही डाल पाए या फिर नेगेटिव नंबर डाल पाए, है ना, या फिर यहाँ पे आप लाइक दिस फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू भी डाल सकते। बट आप यहाँ पे क्या नहीं डाल सकते, देखो यहाँ पे प्लीज़ एंटर अ वैलिड वैल्यू दिख रहा है, द टू नियरेस्ट वैलिड वैल्यू आर 23, 24। तो ये बोल रहा है कि आप इंटीजर ही डालो, फ्लोट भी मत डालो। फ्लोट हम लोग टाइप टेक्स्ट में डाल सकते हैं, बट यहाँ पे यू विल सी जो भी इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हो रहा है वो इंटीजर नंबर के बेसिस पे हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका टाइप नंबर। टाइप नंबर के बाद में आता है आपका टाइप कलर। कोई कोई वेबसाइट होती है जिसमें क्लिक करने पे ना कलर चेंज होता है, पूरी थीम चेंज होती है। तो यहाँ से कलर सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये कलर का फॉर्मेट है RGB कलर के। इसके अलावा HSL, फिर से मैं क्लिक करता हूँ, हेक्स वैल्यू और RGB दिख रहा है। तो यहाँ पे तीन ही अवेलेबल है, RGB,
HSL एंड हेक्स वैल्यू। ठीक है, तो ये इनपुट टाइप आपका कलर हो गया। इसके बाद अगर मुझे बनाना है ड्रॉप डाउन, ठीक है, सिलेक्ट, तो ड्रॉप डाउन हम लोग कैसे बनाते हैं, इसको हम लोग लिखते हैं ऑप्शन HTML, तो ये आपका ड्रॉप डाउन बन गया, CSS JS PHP पाइप। ठीक है, सो इस जगह पे अब हम लोग ये जो सिलेक्ट दिए हुए हैं, ठीक है, तो सिलेक्ट में एट्रीब्यूट अगर अपने को देना है तो अपन यहाँ पे देते हैं ये वाले टाइप। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल जब मैं रिफ़्रेश कर रहा हूँ तो ये देखो HTML आपका दिख रहा है, मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले कौन सा आना चाहिए, PHP, तो सिलेक्टेड हम लोग लिखेंगे, देखो कहाँ पे, PHP में। ठीक है, देखो मैं रिफ़्रेश कर रहा हूँ, अभी देखो आपको कौन सा बाय डिफ़ॉल्ट चेक दिख रहा है, PHP। मैं जब भी पेज लोड करूँगा हमेशा आपको PHP सिलेक्टेड देगा, है ना। तो ये सिलेक्टेड ऐसे भी लिखा तो भी चलता है, प्लस सिलेक्टेड इक्वल्स टू सिलेक्टेड ऐसे भी लिखा तो भी चलता है, बोथ आर करेक्ट। और यहाँ पे एक ही सिलेक्ट कर सकता हूँ, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ मल्टीपल, देखो कहाँ पे लिखा है, यहाँ पे मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब क्या है, एक से ज़्यादा। तो अब देखो थोड़ा सिंटेक्स चेंज हो गया, अब मैं इसको भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, इसको भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, इसको भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, देखो ड्रैग करके 1 2 दिख रहा है, 1 2 3। जब मेरे को मल्टीपल सिलेक्ट करने तो मैं ऐसे मल्टीपल भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो सिलेक्ट का यहाँ पे एट्रीब्यूट क्या, मल्टीपल, और यहाँ पे क्या, सिलेक्टेड। ठीक है, इसके बाद में इनपुट टाइप रेडियो। ठीक है, अब रेडियो कब यूज़ करते हैं, जब हमारे पास में मल्टीपल ऑप्शन है बट हमको मल्टीपल में से कोई एक ही ऑप्शन सेलेक्ट करना है। मतलब आपको मैंने 100 ऑप्शन क्यों ना दे दियो, पर आपको उसमें से सिर्फ एक ही सिलेक्ट करना है। मतलब मैंने कंपलसरी बोल के रखा है कि आप उसमें से सिर्फ एक ही सिलेक्ट कर सकते। तो देखो यहाँ पे मेल और फीमेल आ रहा है, बट यहाँ पे दोनों सेलेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो रेडियो हम लोग कब यूज़ करते हैं, जब हमको एक सिलेक्ट करना है। तो रेडियो के केस में क्या होता है, यहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट यूज़ करना पड़ता है, विच इज़ नेम, जेंडर। तो जब हमारे पास में मल्टीपल रेडियोज़ है और हम चाहते हैं उसमें से कोई एक ही सिलेक्ट हो, तो उन सभी के नाम कॉमन होने चाहिए। यहाँ पे 2 है तो दोनों के जो नाम है वो कॉमन है, जेंडर। ठीक है, अब मैं रिफ़्रेश करता हूँ, देखो अब क्या होता है, क्लिक और क्लिक क्लिक, तो देखो ये एक अनचेक हो रहा है, अनसेलेक्ट हो रहा है, दिख रहा है। दोनों में से कोई एक ही सिलेक्ट हो सकता है एट ए टाइम। और जब हम इसको सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे सिंटेक्स तो दोनों का एग्जैक्ट कॉमन है। अगर आप इसको देखो और इसको देखो, कोड तो बिल्कुल सिमिलर है। तो कैसे पता चलेगा पहले वाला रेडियो क्यों यूज़ हो रहा है, दूसरा वाला क्यों यूज़ हो रहा है ना। तो उसके लिए हम लोग को दोनों की एक अलग अलग वैल्यू सेट करना पड़ता है कि पहला वाला अगर सिलेक्ट हुआ तो वैल्यू जानी चाहिए मेल, दूसरा वाला अगर सिलेक्ट हुआ तो वैल्यू जानी चाहिए फीमेल। ये वैल्यू कैसे जाती है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया आपका रेडियो। और रेडियो हम लोग कब यूज़ करेंगे, जब हमारे पास में मल्टीपल ऑप्शन है और सिर्फ एक ही ऑप्शन में सिलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट होता है आपका चेक बॉक्स। अब चेक बॉक्स बोले तो क्या, हमारे पास में मल्टीपल ऑप्शन है और हम लोग मल्टीपल ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर मैंने पूछा कि आपको कौन सी लैंग्वेज आती है, तो एक इंसान को एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस आ सकती है ना। इंग्लिश, हिंदी, मराठी। ठीक है, रिफ्रेश करता हूँ तो ये इसको भी सिलेक्ट कर सकता है, इसको भी कर सकता है, इसको भी कर सकता है। ठीक है, अब ये जो नेम अपन ने रेडियो में भी सेम डाले थे ना, वो मैं चेकबॉक्स में भी सेम डालता हूँ। देखो नेम
लैंग्वेज, कॉपी पेस्ट पेस्ट, 1 2 और 3 दिख रहा है। तीनों के लैंग्वेज सेम है तो भी मैं तीनों को सिलेक्ट कर पा रहा हूँ। पर आपको चेकबॉक्स में ना एक चीज़ ध्यान रखना है। देखो गड़बड़ पता है क्या हो जाएगी यहाँ पे। रेडियो बटन में जब हमारे पास में 2 ऑप्शन है तो कोई एक ही अपने को सिलेक्ट करना है, बट चेकबॉक्स में 3 ऑप्शन है और तीनों भी सिलेक्ट हो सकते हैं। तो ये जो नेम है ना, इसको आप कंसिडर करो ये एक वेरिएबल है जिसको हम लोग एक वैल्यू असाइन करेंगे। तो वैल्यू क्या हो सकती है? वैल्यू हो सकती है इंग्लिश, आई विल राइट इंग्लिश, हिंदी, मराठी। अगर मैं ऐसे करता हूँ तो अब क्या होगा ना, इस केस में लैंग्वेज को या तो इंग्लिश जाएगा या हिंदी जाएगा या मराठी जाएगा। तो चेकबॉक्स के केस में क्या करते हैं, आपको ना यहाँ पे एक स्क्वायर ब्रैकेट देना होता है ऐसा, ये हमेशा ध्यान में रखना, ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट देना होता है। ये स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है कि यहाँ पे जो डेटा जाएगा ना वो मल्टीपल जा सकता है एक एरे के फॉर्मेट में। एरे मतलब ग्रुप ऑफ एलिमेंट, तो ग्रुप क्या हो सकता है, इंग्लिश हिंदी, हिंदी मराठी, या इंग्लिश हिंदी मराठी, तीनों हो सकते हैं। तो जब भी हम लोग चेकबॉक्स सिलेक्ट करेंगे तो हमको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट देने का, ठीक है। क्या हो गया प्रणाली कुछ? सर मुझे एक डाउट था कि नेम और वैल्यू में डिफरेंस क्या है, मतलब बैकएंड में वैल्यू जाएगी या फिर नेम जाएगा? हाँ ठीक है, जो डेटाबेस में जाएगा सबमिट तो करें। पहले मैं इसको ना सेव करके प्रैक्टिकल बता देता हूँ आपको कि कैसे जाए। हाँ सर, ओके। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अब ये सारी चीज़ें यहाँ से भूल जाओ, मैं क्या करता हूँ, ये वाला कोड अभी के लिए रिमूव कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पे ये आपका टेक्स्ट बॉक्स है, ठीक है। तो हमने 2 टेक्स्ट बॉक्स बनाए एकदम सिमिलर। पहला टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू है जॉन, दूसरे इसमें है रैम, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, देखो यहाँ पे क्या है, जॉन रैम, ठीक है। जब मैं डेटा ऐसे सबमिट करता हूँ, क्लिक कर रहा हूँ, तो अब ये जो वैल्यू है ये मुझे कोई तो भी पेज में भेजना है, अपने को सेव करना है, ठीक है। तो उस केस में क्या करेंगे, अगर आप सिंटेक्स देखो तो दोनों सेम, तो हम ये जो वैल्यू है इसको हम क्या करते हैं, एक इनपुट बॉक्स को हम लोग नाम देते हैं, इसको बोलते हैं फर्स्ट नेम, इसको बोलते हैं लास्ट नेम, ठीक है। फिर से सेव किया, पेज पे गया, रिफ्रेश करता हूँ, जॉन रैम्बो है, सबमिट करता हूँ। ये देखो आपको यूआरएल दिख रहा है। अब देखो क्या हुआ, अगर आप कोड देखोगे और यूआरएल देखोगे तो एफ नेम हमने किसको दिया था, नेम को। जॉन हमने किसको दिया था, वैल्यू को। तो एफ नेम मतलब आपका नाम, जॉन मतलब आपकी वैल्यू। तो ये वेरिएबल का नाम हो गया एफ नेम, जॉन हो गया वैल्यू। तो डीबी में हम लोग कौन सा स्टोर करेंगे, जो वैल्यू होती है वो। पर एक पेज से दूसरे पेज पे जब डेटा लेके जाना होता है तो हमको ना एक वेरिएबल का यूज़ करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अगर मैं ये वेरिएबल निकाल दूँ, नेम निकाल दूँ, तो दोनों इनपुट एकदम एग्जैक्ट सेम हो जाएंगे। तो ब्राउज़र को कैसे पता चलेगा कि कौन सा वाला इनपुट क्यों यूज़ हो रहा है। तो इसीलिए हमने ना उस इनपुट को एक यूनिक नाम दे दिया कि भाई इस इनपुट का नाम है एफ नेम, नीचे वाले इनपुट का नाम है एल नेम। तो एफ नेम की वैल्यू है जॉन, एल नेम की वैल्यू है रैम्बो। तो डीबी में हम लोग स्टोर तो जॉन रैम्बो ही करेंगे, ठीक है। बट डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए हम लोग वेरिएबल का सहारा लेते हैं, ठीक है, जो यहाँ पे नेम एट्रीब्यूट से हम लोग डिफाइन करते हैं। समझे? तो जब भी हम लोग HTML में डेटा सेव करेंगे तो नेम एंड वैल्यू दोनों अपने को रिक्वायर्ड रहेगा।
तो ये जो नेम है ये ब्राउज़र के लिए कि जब मेरा यूज़र यहाँ पे कोई वैल्यू इनपुट करता है, अभी मैं ना इसको वैल्यू नहीं देता फॉर एग्जांपल, ठीक है, मैं वैल्यू निकाल रहा हूँ, एक विदाउट वैल्यू भी मैं आपको बता देता हूँ, मैंने वैल्यू निकाल दिया। अब इसमें और इसमें अगर आप डिफरेंस देखोगे तो सिर्फ ये नेम का है, बाकी ये सारी चीज़ें सेम है, ठीक है। रिफ़्रेश करता हूँ, अब देखो आपका ये रीलोड कर दिया पूरा पेज। तो मैं एफ नेम डालता हूँ हरीश, एल नेम डालता हूँ चुपकर, ठीक है। अब देखो जैसे ही मैं सबमिट कर रहा हूँ तो देखो आपकी वैल्यू कैसे गई, एफ नेम हरीश, एल नेम जो मेरा सर नेम, समझे। तो क्या हमने अभी वैल्यू एट्रीब्यूट का यूज़ किया? क्या वैल्यू कब यूज़ करते हैं? जब मेरे को इनपुट में कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट करना है, मतलब पेज लोड होते हैं बराबर अगर मेरे को कोई चीज़ दिखानी है इनिशियल, तो मैं वैल्यू का यूज़ करूँगा। अदरवाइज़ देखो ये जो नेम है, नेम को ही जो भी हम इनपुट में लिखेंगे वो असाइन होके नेक्स्ट पेज पे सबमिट होता है। समझा प्रणाली? यस सर। ठीक है। सो हम लोग देखे थे चेक बॉक्स, ठीक है। चेक बॉक्स के बाद में होता है आपका टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया यूज़ होता है फीडबैक लेने के लिए, जिसमें आप इसको बड़ा छोटा कर सकते हो। अभी मैंने इसको कुछ भी फिक्स्ड नहीं दिया है, तो मैं यहाँ पे देता हूँ प्लेस होल्डर फीडबैक, तो यहाँ पे फीडबैक आ गया। इसकी और भी एट्रीब्यूट्स और भी होते हैं, ठीक है। रो एंड कॉलम, कॉलम 5, तो ये बॉक्स का साइज देखना है। ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि मैंने इसको फिक्स कर दिया कि 10 रो रहेगी, 5 कॉलम रहेंगे, ठीक है। तो रोज एंड कॉल से हम लोग उसका साइज डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है। और अगर मैं ये ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के बीच में कुछ लिखता हूँ लाइक दिस और रिफ्रेश करता हूँ, तो देखो यहाँ पे पहले से डेटा लिखा हुआ मिलेगा, है ना। तो ये थोड़ा सा अलग काम करता है। तो जैसे हम लोग वैल्यू देते थे, तो यहाँ पे हम लोग टेक्स्ट एरिया के बीच में लिखेंगे, बीच में हम लोग राइट करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद में अब यहाँ पे हमने देखा इनपुट टाइप सबमिट। तो ये सबमिट क्या है? ये एक बटन है। ये बटन क्या करती है? डेटा सबमिट करती है, ठीक है। तो बटन दूसरे टाइप की भी होती है जो हम लोग बटन टैग से बनाते हैं, क्लिक टू सबमिट, ये भी एक बटन होती है। बट ये वाली बटन में और ये वाली बटन में डिफरेंस क्या है? ये मेरी इवेंट बटन है और ये मेरी सबमिट बटन है। तो ये जो सबमिट बटन है ना, ये फॉर्म को सबमिट करती है, और ये जो इवेंट बटन है, इवेंट बटन का मतलब क्या है? जब मैंने क्लिक किया तो किसी इमेज को बड़ा करना, फ़ोटो को डाउनलोड करना, कोई एनिमेशन क्रिएट करना, उस चीज़ के लिए हम लोग बटन का यूज़ करते हैं। और जो इनपुट टाइप सबमिट है वो यूज़ किया जाता है फॉर्म का डेटा सबमिट करने के लिए, ठीक है। तो ये जो बटन है, अगर मैं चाहता हूँ कि इस बटन से भी मैं फॉर्म का डेटा सबमिट कर पाऊँ, तो कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पे एट्रीब्यूट ऐड कर देना है, टाइप सबमिट, ठीक है। मैं रिफ्रेश करता हूँ, अब मैं इस बटन से भी डेटा सबमिट कर सकता हूँ, समझे। तो आप URL में देखोगे, ये देखो, ये आपको एम्प्टी दिखाई देगा। मैं इसको डिलीट करता हूँ और जैसे मैं यहाँ पे कोई चीज़ लिखता हूँ जॉन और सबमिट करता हूँ, ठीक है।
तो जनरली ये जो बटन है ये इवेंट के लिए यूज़ होती है। अब मुझे अगर ये वाली बटन जिसमें सबमिट लिखा हुआ है, मैं चाहता हूँ कि इसमें लॉगिन मेरे को चाहिए, तो बटन के लिए हम लोग वैल्यू यूज़ करते हैं लॉगिन। तो देखो आपका बटन का टेक्स्ट चेंज हो गया। यहाँ पे वैल्यू यूज़ करना इज़ डिफरेंट, इनपुट में वैल्यू यूज़ करना इज़ डिफरेंट। इस इनपुट टाइप सबमिट में जब हम लोग वैल्यू लॉगिन ले रहे हैं तो ये क्या कर रहा है, उसके ऊपर का टेक्स्ट चेंज कर रहा है। ठीक है, लिख रहा है लॉगिन 1। और यहाँ पे क्लिक टू सबमिट में क्या हो रहा है, ये मेरी इवेंट बटन है तो मैं बीच में जो भी लिखूंगा, ठीक है, वही आपका बटन का टेक्स्ट बन जाएगा। ठीक है, फिर एक और बटन होती है जिसको हम लोग बोलते हैं इनपुट टाइप रीसेट। तो रीसेट का मतलब है रीसेट बटन। अगर आप इनपुट में कोई भी चीज़ लिखते हो और आपको लगता है कि अरे मेरे से गलती हो गई है, तो रीसेट करोगे सब एम्प्टी कर देगा वो, दिख रहा है। ठीक है, तो इसके अलावा भी मैंने ये जो आपको टैग्स बताया है, इसके अलावा और भी होते हैं, जैसे इनपुट टाइप रेंज। ठीक है, तो ये रेंज हो गया, है ना। तो ये रेंज आपको कब क्रिएट होता है, जब आप शॉपिंग करते हो तो वहाँ पे आपको दिखता है कि भाई मेरे को 0 से लेके 2000 तक के जो प्रोडक्ट्स है वो दिखाओ, 3000 तक के दिखाओ या 5000 तक के दिखाओ। ठीक है, तो रेंज में भी स्टार्ट वैल्यू एंड वैल्यू इस टाइप से डालते हैं। ठीक है, तो HTML5 के आप इनपुट चेक करोगे तो आपको मिल जाएगा, बट द प्रॉब्लम इज़ ना कि सारे ब्राउज़र प्रॉपरली सपोर्ट नहीं करते HTML5 इनपुट टैग। ठीक है, तो जैसे ईमेल हमने देखा, ठीक है, तो यहाँ पे देखो मल्टीपल करके भी दिया हुआ है, एक ही साथ में मल्टीपल ईमेल आईडी डाल सकते हो, जो मैं आपको बता रहा था। फिर टाइप सर्च, ठीक है, सी टाइप टेल फ़ोन नंबर के लिए, है ना। फिर टाइप URL है। तो ये इतने सारे, ये आपका होमवर्क रहेगा कि आप इसको मैं ऐड कर देता हूँ, ये सारे आपको पढ़ना है। ठीक है, HTML5। फिर ये रेंज दिख रहा है, तो ये जो रेंज हमने लिखे, देखो रेंज का एट्रीब्यूट है नेम। फिर मिनिमम कितना रहेगा, मैक्सिमम कितना रहेगा, कितनी स्टेप से बढ़ेगा, और बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या रहनी चाहिए। आप देखोगे कि मैं जैसे इसको कम ज़्यादा कर रहा हूँ तो ये इसकी जो स्टेप है बढ़ने की वो कितनी है, 100 से। ठीक है, ठीक है, किसी का माइक शुरू है। ठीक है, तो आप ये पूरा एक बार देख सकते हैं। अब ये इवेंट लिस्नर और ये मैं आपको आगे बताऊंगा जावास्क्रिप्ट में जब हम लोग पढ़ेंगे। फिर यहाँ पे आप देखोगे क्या, देखो डेट टाइम पिकर, AM PM, यहाँ से आप सब सेट कर सकते हो, डेट और टाइम साथ में। डेट टाइम लोकल का मतलब क्या है कि सिस्टम के हिसाब से वो ले लेगा। अगर इंडिया में वो पेज ओपन हुआ है तो उनका जो फॉर्मेट होगा, जो GMT होता है 5+, ठीक है, उस हिसाब से ले लेगा। कलर पिकर जो अभी मैंने आपको थोड़ी देर के पहले दिखाया, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपको खुद से एक बार एग्जीक्यूट करके देखनी है। ठीक है, आपका ये टेक्स्ट एरिया से मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ सबमिट। ठीक है, तो ये हो गया आपका फॉर्म।
तो इतनी बेसिक चीज़ें होती है जो अपने को रिक्वायर्ड होती है ना। अब जो मैं आपको CSS बता रहा था, हम कैसे किस तरीके से इसको CSS लगा सकते हैं, मैं एक बार वो भी चीज़ बता देता हूँ। जैसे मैंने इसके पहले भी आपको बोला, फॉर एग्ज़ाम्पल कि ये मेरा फॉर्म है, ठीक है, इसको सेव करता हूँ मैं, इसको रिफ्रेश किया, एक्स्ट्रा चीज़ मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। नाउ हमने क्या किया, यहाँ पे देखो लिंक टैग लगाया, और लिंक टैग से हमने क्या किया, ये एक्सटर्नल स्टाइल शीट लगाई है, यहाँ पे P को मैंने दिया ग्रीन, मैं ये भी रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे फॉर एग्जांपल ये टेक्स्ट बॉक्स को कुछ कलर देना है, ठीक है, या फिर इस इनपुट को कुछ प्रॉपर्टी अप्लाई करना। तो हम लोग शुरू कैसे करेंगे, अभी देखो मैंने यहाँ पे लिखते टाइम पे ना चीज़ें प्रॉपरली नहीं लिखी, क्योंकि अगर मुझे सिर्फ इस टेक्स्ट बॉक्स को कोई कलर देना है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इसको स्पैन टैग में डालूंगा लाइक दिस, ठीक है। मैं इसको स्पैन टैग में क्लोज करूँगा। मैं स्पैन टैग क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि स्पैन टैग जो है ना वो इनलाइन एलिमेंट होता है, और जितनी स्पेस उसको चाहिए उतनी ही स्पेस वो कवर करता है, ठीक है। उसके बाद इसको भी हम लोग स्पैन टैग में पुट कर देते हैं, ठीक है। प्लस आपका जो इनपुट है, ठीक है, ये प्रॉपर है। तो हमने देखो क्या किया, पहले फॉर्म बनाया, फॉर्म के अंदर एक कंटेनर बनाया पी के अंदर में दो चीज़ें, तो हम लोग इसको एक क्लास दे देते हैं। हम लोग आईडी का यूज़ नहीं करेंगे, आप इसको क्लास दे सकते हो इनपुट लेबल, ठीक है। फिर आप जो इनपुट है उसको भी एक क्लास दे दो, फॉर्म इनपुट, ठीक है। तो सी मैंने यहाँ पे पहले क्लास किसको दिया, पहले वाले को, इनपुट लेबल को, और आपके ये जो इनपुट है उसको फॉर्म इनपुट। तो यहाँ पे गया, वी विल राइट फॉर्म इनपुट, और एक हो गया आपका इनपुट लेबल, दो चीज़ें होगी। स्पेलिंग का ध्यान में रखना, एक भी वर्ड आगे पीछे हो गया तो आपका जो आउटपुट चाहिए वो नहीं आएगा। यहाँ मैं लगा देता हूँ फॉन्ट वेट बोल्ड, ठीक है, सी, देख रहा है ये बोल्ड हो गया। अब इस इनपुट बॉक्स को मेरे को ऐसा नहीं देना, ब्लैक नहीं देना है, आई वांट टू मेक इट सपोज बैकग्राउंड ऑरेंज सेट करना चाहता हूँ मैं, दिख रहा है बैकग्राउंड ऑरेंज हो गया। बॉर्डर इसकी मुझे करना है 0, बॉर्डर 0, तो ये जो गैप दिख रही है देखो, रिफ्रेश, गैप हो गई। प्लस हम लोग देंगे पैडिंग 5 पिक्सेल्स। तो अभी आपको देखो ये दिख रहा है, और जब भी मैं इसके अंदर टाइप करूँ तो मैं चाहता हूँ कि कलर क्या होना चाहिए, वाइट होना चाहिए। देखो मैं यहाँ पे आया, मैं जब भी कोई भी चीज़ लिखूँगा, दिख रहा है। अब ये जो हो रहा है ये फोकस है, इसको बोलते हैं ऑन फोकस, ये इवेंट्स का पार्ट है, ठीक है। बट मैं बाहर आता हूँ देखो, और इसको हम लोग को लिटिल बिट बॉक्स शेडो नहीं देते, इसको हम लोग करते हैं बॉर्डर रेडियस 2px। तो देखो इसका जो एज है देखो फाइन ट्यून हो गया हल्का सा, दिख रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि जितने भी अपने पेज में टेक्स्ट है सबका ना एक स्पेसिफिक फॉन्ट फैमिली अप्लाई हो, तो हम लोग बॉडी टैग पे जनरली फॉन्ट फैमिली अप्लाई करते हैं ताकि वो पूरे के पूरे वेबसाइट में ही लग जाए। फॉन्ट फैमिली, आई विल राइट द होम, तो आपकी फॉन्ट फैमिली बन गई, ठीक है। अब जो हमने यहाँ पे लगाया है इसको फॉन्ट वेट, आई थिंक अभी ये बोल्ड अच्छा नहीं लग रहा, इसको निकाल देता हूँ मैं। ये आपका टेक्स्ट बॉक्स है, मेरे को सेम प्रॉपर्टी ये इनपुट की इसको लगाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, ये जो क्लास हमने यहाँ पे लगाया यही क्लास हम लोग कॉपी पेस्ट करके
नीचे अप्लाई कर देंगे। तो देखो ये बन गया। अब कभी कभी ऐसा होता है कि मैं इधर लिख रहा हूँ और बार बार इधर आके रिफ़्रेश कर रहा हूँ। तो ऐसा अगर नहीं करना है तो आप इंस्पेक्ट में जाओगे। इंस्पेक्ट में देखो ये पहला वाला ऑप्शन है, सिलेक्ट एन एलिमेंट, इस पर क्लिक करना है और इनपुट को सिलेक्ट कर देना। तो ये देखो यहाँ पे आपको ना पूरी CSS मिल जाएगी जो हमने लिखा है, दिख रहा है style.css, ये CSS मैंने लगाया है। तो अभी आपको जो भी CSS लगाना है आप डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। और देखो यहाँ पे ब्राउज़र कौन सी CSS लगा रहा है ये आपको यहाँ पे दिख जाएगा, दिख रहा है। ये बॉर्डर कलर हमने निकाल दिया, तो आप यहाँ पे देख सकते हो फॉन्ट वेट। और जैसे ही हम लोग इस पे ऐसे फोकस कर रहे हैं या इस पे फोकस कर रहे हैं, ये वाला कौन सा नीचे वाला ये फोकस कर रहे, देखो एक ब्लैक कलर की बॉर्डर आ रही है। तो अब कैसे पता चलेगा भाई कौन सा है? तो यहाँ पे जाना है, यहाँ पे आप फोकस को सिलेक्ट करोगे, ठीक है। कौन सी प्रॉपर्टी है? ओ फोकस विजिबल, ठीक है। यहाँ पे गया, ये देखो दिख रहा है, इसको बोलते हैं सूडो क्लास। तो ये इसको बोलते हैं सूडो क्लास, ठीक है। सूडो क्लास में बताऊंगा क्या होता है। तो सूडो क्लास में क्या हो रहा है कि हम लोग कॉपी कर लेते पहले, तो इसको इधर लेके गए। अब ये सूडो क्लास हम लोग कैसे लगाएंगे? डॉट फॉर्म इनपुट कोलन, सॉरी फॉर्म इनपुट कॉपी नहीं हुआ लगता है यहाँ से, फोकस विजिबल लाइक दिस, ऐसे लिखते हैं और यहाँ पे इस टाइप से लिखा जाता है ना। तो यहाँ पे बॉर्डर 2 px सॉलिड रेड मैं लिखता हूँ एंड रिफ्रेश करता हूँ। देखो यहाँ पे ना एक आपको रेडिश कलर दिख रहा होगा, और इसकी एक प्रॉपर्टी हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये ऑफसेट यूज़ हो रहा है, जस्ट अ मिनट। फोकस विजिबल पे सी, अब मैंने इसको ओवरराइट कर दिया। जो बाय डिफ़ॉल्ट क्या हो रहा था वहाँ पे ब्लैक कलर लग रहा था, मैंने उसको चेंज कर दिया, दिख रहा है। तो जब मैं होवर करूँ तो ऐसा आना चाहिए, है ना। तो प्लेस होल्डर का भी हम लोग कलर चेंज कर सकते हैं, जो यूज़र नेम लिखा हुआ है अब उसका भी कलर चेंज कर सकते हो। तो आप ब्राउज़र पे, है ना, ब्राउज़र पे यहाँ पे आप लिखिए जो भी चीज़ आपको लिखना है, और फिर इसी चीज़ को हम लोग कॉपी करके हम लोग वहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं, है ना। तो इनपुट के प्लेस होल्डर की भी वैल्यू चेंज करने के लिए कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है ना। तो इस टाइप से हम लोग CSS अप्लाई करेंगे, सी, ठीक है। तो आपको एक और चीज़ दिख रही होगी कि यहाँ पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो ये थोड़ा मूवमेंट हो रहा है। ये मूवमेंट क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने यहाँ पे ना 2 पिक्सल ऐड कर दिए। तो 2 पिक्सल की वजह से क्या है, वो इस इनपुट की जो विड्थ है वो बढ़ रही है, समझे। तो आपको हम लोग देखो अभी आपको हिलते हुए नहीं दिख रहा, क्यों? क्योंकि मैंने पहले से, देखो पहले 2 पिक्सल की बॉर्डर अप्लाई कर दी पिंक कलर की, दिख रहा है। तो अभी आप ये कलर कैसे देना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब अगर आपको नहीं समझ रहा कि कलर कैसे अप्लाई करना है, तो यहाँ से आप आ जाओ, ये डब्बे पे क्लिक करो, ऐसा पॉपअप ओपन हो जाएगा। ये आई ड्रॉपर पे क्लिक करोगे तो ये पेज का कोई भी कलर उठा सकता है। जैसे ये पिंक है, पिंक, तो मैं चाहता हूँ इसको थोड़ा सा अच्छा ये कर लेते हैं। इसको कॉपी किया कलर को और यहाँ पे लाके आपने पेस्ट कर दिया बैकग्राउंड लाइक दिस।
ठीक है, सी। तो इस तरीके से आपको CSS अप्लाई करना है इनपुट पे। तो क्लास हम यूज़ करेंगे, आईडी का यूज़ बिल्कुल नहीं करेंगे। आईडी हम लोग कब यूज़ करेंगे, जब हमारा जावास्क्रिप्ट स्टार्ट हो उस केस में, ठीक है। तो इतने इसमें अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मेरे को पूछ सकते हो, है ना। अगर इतने कंसेप्ट में आपको कोई चीज़ नहीं समझी होगी तो यू कैन आस्क मी। इतना क्लियर है। तो यहाँ पे हम लोग कौन से CSS अप्लाई कर रहे हैं, हम लोग अप्लाई कर रहे हैं एक्सटर्नल CSS, ठीक है। तो अभी आज का टास्क है, आप लोग को क्या करना है कि एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्रिएट करना है। जैसे आप लोग अगर फेसबुक ओपन करते हो तो फेसबुक में क्रिएट न्यू अकाउंट में गया तो ये देखो एक साइन अप फॉर्म आ गया। तो आपको ये फॉर्म डिज़ाइन करना है, ठीक है। दिख रहा है। तो इस टाइप से अभी वैलिडेशन तो अभी अपन लगाएंगे नहीं, ये पूरा वैलिडेशन जो आ रहा है ये नहीं लगाना है, बट आपको काइंड ऑफ इसके जैसा एक फॉर्म डिज़ाइन करना है जिसमें प्रॉपर प्लेस होल्डर रहेगा, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर और ईमेल, ठीक है। फिर आपका देखो आपके इनपुट के बॉर्डर भी प्रॉपरली है, जैसे अभी हमने रेड कलर दिया था, इन्होंने भी रेड कलर दिए जब एरर जनरेट हो रहा है तब, है ना। क्लियर। तो ये आपका टास्क है कि आपको ये फेसबुक का फॉर्म या फिर आप आपके हिसाब से कोई भी दूसरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म आप ले सकते हो, है ना। उसको आपको HTML में डिज़ाइन करना है ना। तो जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपके भी कंसेप्ट्स क्लियर होते जाएंगे। ठीक है। सो होप सो इतने टॉपिक में आपको कोई डाउट नहीं होगा। इसके बाद में अपन दो चीज़ें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है विच इज़ अ बॉक्स मॉडल, है ना। तो हम लोग अगला टॉपिक जो पढ़ने वाले वो पढ़ने वाले बॉक्स मॉडल, जिसमें मार्जिन और पैडिंग कैसे काम करता है वो समझेंगे, ठीक है। और बॉक्स मॉडल के बाद में फ्लोट प्रॉपर्टी, और फ्लोट प्रॉपर्टी की जगह जो अभी सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी चल रही है डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है। तो ये फ्लेक्स प्रॉपर्टी कैसे काम करती है वो अपन समझेंगे। तो ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कोई भी ऐसी वेबसाइट नहीं है जिसमें ये तीनों कंसेप्ट यूज़ नहीं होते होंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो।